हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक प्रश्न ज्योतिष है। तो प्रश्न ज्योतिष ज्योतिष विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम जब जातक जिस समय क्वेश्चन जो पूछता है उस टाइम की कुंडली से उसके पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न ज्योतिष पढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र को प्रत्यक्ष शास्त्र कहा गया है। ज्योतिष की विविध शाखाओं में प्रश्न विज्ञान ऐसी शाखा है जिससे सभी दैविज्ञों को सर्वदा सहायता लेनी पड़ती है। जातक व प्रश्न ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनके बिना ज्योतिष एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। जातक व प्रश्न, भाई जातक आएगा तो अपना क्वेश्चन जरूर पूछेगा, प्रश्न पूछेगा। आचार्य वराहमिहिर के पुत्र पृथ्वी को त्रिस्कंद ज्योतिष का ज्ञान पारिवारिक परंपरा से प्राप्त था। पुरासार व सत पंचाशी का नामक दो ग्रंथ रत्न आचार्य पृथ्वी ने के उत्तम एवं श्रेयस्कर परिणाम है। षट पंचाशिका में प्रतिपादित सिद्धांतों की मौलिकता में कोई संदेह नहीं है। यह विशुद्ध भारतीय प्रश्न विज्ञान का एकमात्र सबसे प्राचीन उपलब्ध प्रश्न ग्रंथ है। इसमें प्रश्न शास्त्र के सभी मुख्य रहस्यों को 56 श्लोकों में यहाँ समेटकर रख दिया गया है। अतः षट बराबर 6 और पंचाशी का दटित 50 श्लोकों वाली कृति, इस प्रकार इसका नाम सार्थक होता है। षट पंचाशी का मतलब 56 श्लोकों की कृति। इसमें कोई भी ताजिक या अवनादी मतों का बिल्कुल भी समावेश नहीं है। अतः यह अपनी श्रेणी का एकमात्र प्राचीनतम सुव्यवस्थित एवं मौलिक भारतीय प्रश्न ग्रंथ है। हम लोग मंगलाचरण शुरू करने से पहले मंगलाचरण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। केंद्र स्थानों से विचारणीय विषय। केंद्र स्थानों से हम क्या विचार सकते हैं? चितुर्विलग्नाग्नि बुद्धि का च वृद्धि मध्यात् प्रवासोस्तमयान निवृत्ति वाच्यम ग्रहे प्रश्न विलग्ना कालादि ग्रह प्रविष्टो हिबुके प्रवास। अब इनका अर्थ नीचे दिया गया। तो ये जो केंद्र स्थानों से विचारणीय विषय हैं, ये कब हम निकालते हैं? जब प्रश्न पूछा जाए, जब जातक प्रश्न पूछे उसी टाइम में। तो प्रश्न समय के तात्कालिक लग्न चक्र और उसी टाइम में लग्न का चक्र बना देना चाहिए में ततद भावों में स्थित ग्रह और ततद भावेशों से फल विचार करना चाहिए। तो जिस समय प्रश्न पूछा गया, जो कुंडली उस टाइम में बनी, उसमें के हिसाब से कौन से ग्रह किन भावों में बैठे हैं, उस हिसाब से विचार करते हैं। तो अब ये आप कुंडली देख लीजिए। जो भाव हैं 1, 4, 10 और 7, इनके नाम है। भाव नंबर 1 को च्युति कहते हैं, जैसे पदच्युति, किसी चीज का घटना, कम होना, हानि होना, अपयश, हानि इत्यादि च्युति। वृद्धि, हर चीज की वृद्धि, धन, मान इत्यादि की वृद्धि, सुख की वृद्धि। परदेश प्रवास, आप परदेश जाएंगे, वहां रहेंगे, इसका विचार हम यहां से करते हैं। निवृत्ति, जैसे निवृत्त होके आ जाना, वापस आ जाना को हम निवृत्त कहते हैं। तो परदेश प्रवास करने के बाद क्या वो वापस आने का सोचेंगे? और वापस आने का अगर सोचेंगे तो क्या वाकई में वो वापस आ पाएंगे? तो वो चौथे हाउस से पता चलता है। तो ये 10, 7 और 4। 10 मतलब प्रदेश प्रवास होगा कि नहीं, विदेश जाएंगे कि नहीं, और जाएंगे तो परमानेंट वहां रहेंगे या वापस आएंगे, उसका निवृत्ति से, निवृत्ति बताती है कि वापस आएंगे कि नहीं। वापस आके वापस अपने घर पहुंचेंगे कि नहीं, वो फोर्थ हाउस से पता चलता है। तो प्रश्न समय में लग्न भाव 1 से च्युति अर्थात परिभ्रंश, पतन, हानि, स्थान परिवर्तन, अपयास आदि का विचार करना चाहिए। चतुर्थ स्थान से लग्न से विपरीत बातों का विचार करना चाहिए, अर्थात आत्मवृद्धि, धन सुख वृद्धि, संपत्ति सुख आदि का बढ़ोतरी का विचार करना चाहिए। चतुर्थ स्थान में यात्रोपरांत गृह प्रवेश अर्थात यात्रा करके घर पहुंचा या नहीं, इसका भी विचार करना चाहिए। दसम स्थान से यात्रा या परदेश गमन का विचार करना चाहिए। सप्तम स्थान से प्रवासी की निवृत्ति अर्थात लौटने, वापस लौटने का विचार करना चाहिए। अब हम एक एक हाउस को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हाउस, जैसे हम चितुर्विलग्नात् मतलब च्युति, जो लग्न में लगी हुई है, जो लग्न है उसको हम च्युति कहते हैं, फर्स्ट हाउस।
सियासे यह है कि किसी भी प्रकार की च्युति का विचार तात्कालिक प्रश्न लग्न भाव से करना चाहिए। च्युति शब्द का अर्थ हटना, हटने से कभी अधःपतन का भाव और कभी भ्रंश या सामान्यतः मार्गादि परिवर्तन का भाव निहित होता है। स्थान परिवर्तन, आवास परिवर्तन, तबादला, अवनति, विचार परिवर्तन, शरीर हानि, रोग्य हानि, धन हानि आदि का विचार लग्न भाव से किया जाता है। यदि प्रश्न लग्न चर राशि हो तो च्युति संभव है और स्थिर राशि में च्युति नहीं होती। ध्यान दीजिए, सिर्फ चर राशि में ही च्युति संभव है। अगर स्थिर राशि है तो च्युति नहीं होगी। अब प्रश्न लग्न में स्वामी या शुभ राशि युक्त या दृष्ट हो और पाप ग्रहों का दृष्टि न हो तो लग्न की चर राशि का गुण अर्थात चंचलता, परिवर्तन या च्युति प्रमाणित हो जाती है। तो लग्न में चर राशि है और पाप ग्रहों से देख रहे हैं या पाप ग्रह वहां पे शुभ शुभ ग्रह देख रहे हैं या शुभ ग्रह वहां पे हो तो च्युति होगी। और अगर वहां पे पाप ग्रह हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो च्युति नहीं। तो निष्कर्षता बली चर राशि भ्रंश कारक और निर्बल चर राशि भ्रंश का निषेध करती है। इसी प्रकार प्रश्न लग्न में स्थिर राशि हो इसी प्रकार प्रश्न लग्न में स्थिर राशि हो तो यात्रा आदि नहीं होती और सामान्यतः स्थान की प्राप्ति होती है। यदि बली स्थिर राशि लग्न हो तो च्युति बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि उसकी जगह उन्नति होगी। तो हानि की जगह लाभ होगा, स्थान लाभ होगा, अपरिच्युति का फल मिलेगा। और अगर द्विस्वभाव लग्न में मतलब द्विस्वभाव राशि लग्न में लगी हुई है तो पूर्वार्ध शुरू के आधे हिस्से में चर राशि की तरह बिहेव करेगा और बाद के आधे में उत्तरार्ध में स्थिर राशि की तरह होगा। तो चर राशि में च्युति हो जाएगी, फर्स्ट हाफ में च्युति मतलब हानि होगी, सेकंड हाफ में हानि की जगह लाभ। पर कभी कभी द्विस्वभाव राशि की प्रवृत्ति नानुकूल सोच समझकर मतलब दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, दोनों ही चीजें एक साथ मिले चलेंगे तो क्या होगा, हानि के साथ लाभ मतलब देर से या विलंब से चीजों का मिलना। तो द्विस्वभाव राशि की प्रवृत्ति नानुकूल सोच समझकर अर्थात विलंब वाली होती है। इसी प्रकार भ्रंश दिखता हो तो उसमें भी विलंब होता है। तो अगर हानि है तो वो भी देर से, लाभ है तो वो भी देर से। हीन बली स्थिर राशि उन्नति का विधान नहीं करती। जब एक साथ दोनों शब्द लिखे हो, हीन बली, बली भी है लेकिन हीन भी है, तो इसके मतलब एवरेज पोजीशन है, आपको फायदा नहीं मिलेगा पर नुकसान भी नहीं। तो हीन बली स्थिर राशि उन्नति का विधान नहीं करती, केवल अवनति का यथाशक्ति निषेध करती। उसी प्रकार हीन बली चर राशि भी परिभ्रंश को रोकती है पर उन्नति नहीं देती। हाउस हिबुकाच वृद्धि, हिबुक चौथे हाउस का नाम हिबुक है, तो चौथा हाउस वृद्धि से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे हिबुकाच वृद्धि कहते हैं। तो हिबुकाच वृद्धि से तात्पर्य है कि उन्नति, बढ़ोतरी, संपत्ति से लाभ, संपत्ति की प्राप्ति, वाहन आदि सुख की गवेषणा चतुर्थ भाव से करनी चाहिए। जिस भाव पर उसके स्वामी ग्रह या शुभ ग्रहों का ध्रुव योग होगा और पाप ध्रुव योग नहीं होगा तो उस भाव की वृद्धि होगी और पाप ध्रुव योग हो तो हानि होगी। चतुर्थ भाव के विचारणीय विषय और भी हैं जैसे कि गणाधन, औषधि, मित्र, जल, पितृबाधा, यात्रा, ग्रामादि का सुख, गृह प्रवेश, माता, देशभक्ति, देश संबंधी कार्य और सरकार से लाभ का विचार भी चतुर्थ स्थान से करना चाहिए। 10th हाउस मध्यात्ह प्रवास से कहा गया है कि परदेश गमन या वहीं ठहरने का विचार दसम भाव से करना चाहिए। यदि दसम भाव उक्त प्रकार से बली हो तो प्रवास अर्थात विदेश यात्रा होगी, लेकिन उसमें चर राशि होना आवश्यक है। यदि चर राशि हीन बली होकर दुर्गम दशम में हो तो प्रायः प्रवास की बात टल जाती है अथवा प्रवास लाभकर नहीं होता। यदि वहां बली स्थिर राशि हो तो प्रवास होगा ही नहीं और हीन बली स्थिर राशि होने पर प्रवास का सर्वथा निषेध नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्राय व्यक्ति सोचता रहता है कि मैं चला गया होता तो अच्छा रहता, लेकिन वह जा नहीं पाता। 7th हाउस अस्तमयान्य वृत्ति, 7th हाउस का नाम है अस्त, क्योंकि वहां पे सूर्य अस्त होता है। अस्तमयान्य वृत्ति, तो अस्त हाउस में निवृत्ति का भाव होता है, वापस आने का भाव होता है। तो इसमें बताया गया है कि प्रवास से लौटने का विचार सप्तम स्थान से करना चाहिए, लेकिन वस्तु खरीदना, स्थान, व्यापार, मुकदमा, कामेच्छा, नौकर, स्त्री, चोरी, यात्रा से निवृत्ति, यातायात, वैश्यावृत्ति, यात्रा, चोरी का माल, लेन देन आदि भी इस भाव से देखनी चाहिए।
यदि सप्तम स्थान पर शुभ ग्रहों की या सप्तमेश की दृष्टि हो और वहां चर राशि हो, तो प्रवासी का आगमन मतलब वो वापस जाने के चांस हैं। यदि उक्त प्रकार से हीन बली चर राशि सप्तम में हो, तो प्रवासी की निवृत्ति नहीं होती, वो वापस नहीं आएगा। यदि स्थिर बली हो, तो भी निवृत्ति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्रवास के दौरान आनंद से रहता है और कदाचित कभी लौटना भी नहीं चाहता। यदि हीन बली स्थिर राशि वहां हो, तो प्रवासी लौटना चाहकर भी किन्हीं मजबूरियों के कारण लौट नहीं पाता है। ग्रहम प्रविष्टो हिबके प्रवासी से ग्रंथकार का यही तात्पर्य है। दूर देश में स्थित प्रवासी की निवृत्ति चतुर्थ भाव से देखी जाएगी। समझिए, सप्तम स्थान वह जगह है जहां से प्रवासी वापसी यात्रा शुरू करता है। चतुर्थ स्थान उसका अपना घर अर्थात प्रवास निवृत्ति की मंजिल होती है। अर्थात यात्रा मार्ग के दोनों छोरों पर प्रतिनिधि सप्तम व चतुर्थ को प्राप्त है। चतुर्थ स्थान अपना घर है तथा उसके बली होने पर अर्थात चतुर्थ स्थान पर चतुर्थेश या शुभ ग्रह की दृष्टि हो और पहले से ही विचारित सप्तम स्थान से निवृत्ति दिखती हो, तो प्रवासी को घर लौटा हुआ ही समझना चाहिए। अर्थात दोनों स्ट्रांग है। सातवां स्ट्रांग है तो निवृत्ति होगी, मतलब वापस आएगा। पर घर पहुंचेगा कि नहीं, इसको हम चौथे से देखें। अगर वो भी स्ट्रांग हो, वहां पे भी चर राशि हो, तो वो जरूर घर लौट जाएगा। भाव के बलाबल का ज्ञान। तो अब शुभ ग्रह, पाप ग्रह कितने बली हैं, इसका निष्कर्ष कैसे निकालते हैं? प्रश्न: या जन्म काल में जिस भाव को उसका भावेश देखता हो अथवा वहां स्वस्व में स्थित उपस्थित हो, तो भी उक्त भाव की वृद्धि होती है। इसी प्रकार जिस भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण उपजय में हो, उपजय का मतलब 3, 6, 11, इनकी हमेशा वृद्धि होती है। या भावेश शुभ युक्त दृष्टा हो, अथवा वह भावेश उच्च स्वत्रिकोण मित्रादि के वर्गों में स्थित हो, तो भी उस भाव की वृद्धि होती है। यदि किसी भाव में पाप ग्रह स्थित हो, तो पाप ग्रह उसे देखती हो, तो उस भाव की हानि होती है। तो इन द समरी आप ये कह सकते हैं कि स्वराशिष्ट उच्च राशि में या मित्र राशि में हो, तो वो बली है। और अगर वो पाप ग्रह है वहां पे है, तो वो भाव वीक है या पाप दृष्टा हो, या एक शुभ ग्रह पाप ग्रह के साथ में, तो वो कमजोर हो जाता है। अब कार्य सिद्धि व असिद्धि का क्या? कार्य सिद्ध होगा, पूर्ण होगा कि नहीं, या फेल हो जाएगा, इसका डिसीजन कैसे लें? यदि प्रश्न लग्न में शुभ ग्रह स्थित हो अथवा प्रश्न लग्न शुभ ग्रहों के वर्ग में पड़ता हो अथवा प्रश्न लग्न में शीर्षोदय राशि हो, ऐसी राशि जो पूर्व दिशा में जब उदित हो रही हो, तो उसका शीर्ष सबसे पहले निकले, तो उसे शीर्षोदय राशि कहते हैं। तो अगर वो हो, तो अभिमत कार्य की सिद्धि होती है। इसके विपरीत प्रश्न लग्न पाप युक्त पाप वर्ग पृष्ठोदय राशि में हो, तो कार्य में सफलता नहीं मिलती। यदि दोनों प्रकार के लक्षण मिलते हो, तो कष्ट से सफलता बतानी चाहिए। लग्न में शीर्षोदय राशि होना, लग्न का शुभ वर्ग में होना, लग्न में शुभ ग्रह होना, ये 3 मुख्य तत्व लग्न वृद्धि व कार्य सिद्धि के हेतु हैं। यदि इनमें से एक भी तत्व पुख्ता हो, तो सिद्धि मिलती है। यदि अधिक हुआ, तो अधिकाधिक सिद्धि या बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। अब यहाँ पे शीर्षोदय पृष्ठोदय की बात है, तो उन राशियों को हम पढ़ लेते हैं कि क्या है पृष्ठोदय राशि। तो सबसे पहले पृष्ठोदय, वो राशियां जो पूर्व दिशा में पृष्ठ मतलब बैक से उदित होती। मेष, वृष, कर्क, धनु व मकर, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 9 और 10, ये राशियां पृष्ठोदय हैं। तो इनको याद कर लें, मेष, वृष, कर्क, धनु व मकर। फिर उसके बाद डायरेक्ट उभयोदय याद कर लें, एक ही है मीन राशि, उभयोदय, क्योंकि दो मछलियां हैं बैक टू बैक कनेक्टेड, इसलिए वो हमेशा ही उसको शीर्षोदय मान सकते हैं। एक का शीर्ष होगा तो दूसरे का पृष्ठ होगा, इसलिए वो उभयोदय है। इसका सिंबल आपने जैसे देखा वो दूरदर्शन का सिंबल। बाकी की सारी बची राशियां आप शीर्षोदय हैं, वो याद करने के लिए कोई कष्ट नहीं। शीर्षोदय राशि मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, 3, 5, 6, 7, 8, 11, सभी शीर्षोदय राशियां कार्य साधक व पृष्ठोदय राशियां कार्य नाशक होती हैं। मीन लग्न में यदि प्रश्न हो, तो मिश्रित फल या कष्टपूर्वकता मिलती है। अभी हमने कब बली होगा ग्रह, इसके बारे में बात की थी, तो उसमें वर्ग शब्द आया था। तो वर्ग से क्या यहाँ मतलब है? वर्ग से तात्पर्य षड वर्गों से है।
ग्रह हो रहा देश काल नवांश द्वादशांश स्वत्रिशांश में जो ग्रह शुभ राशि या निज राशि या स्वत्रिकोणाच राशि में हो तो भी कार्य साधक होता है। तो वर्ग का मतलब षडवर्ग मतलब 6 तरह के वर्ग। कौन-कौन से? ग्रह, होरा, त्रिशकाण, नवांश, द्वादशांश व त्रिशांश। तो जो 30 डिग्री की राशि या हाउस हमने डिसाइड किया उसको जब हम 9 भागों में बाँटते हैं तो नवांश बनता है, 12 भागों में बाँटता है द्वादशांश बनता है, इसी तरह से त्रिशांश बनता है। तो ये सब वर्ग हैं। अब इनमें कैसे ग्रह बैठे हैं, अगर अपनी राशि में स्वराशि है या उच्च है या जो भी है, तो उससे वो शुभ होते हैं। अब हम देखते हैं कि निम्न स्थितियों में विलंब से या प्रयत्नपूर्वक कार्य सिद्धि होती है। तो विलंब कब होता है? जब दोनों कैरेक्टर हो, बली भी हो और निर्बल भी हो, ग्रह पापी भी हो, शुभ भी। तो चलिए स्थितियां देखते हैं। लग्न में उभयोदय राशि मीन हो, अब उसके दोनों कैरेक्टर हैं। लग्न में शुभ पाप एक साथ है, लग्न में शुभ व पाप मिश्रित वर्ग में पड़ते हैं। लग्न में पृष्ठोदय राशि और शुभ ग्रह या शुभ वर्ग में हो, लग्न में शीर्षोदय राशि शीर्ष से उदित हो रही है तो शुभ हो गया, लेकिन वो पाप युक्त वर्ग वर्ग में हो गया, तो एक हिस्सा शुभ और एक अशुभ होगा, तो इस कारण से वो क्या हो जाएगा? विलंब हो जाएगा। अब हम लाभ का विशेष योग पढ़ें। आपको चौथे हाउस से वृद्धि होती है, लाभ मिलता है, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? अगर चौथा हाउस लाभ शो कर रहा हो और प्रथम हाउस भी च्युति की जगह उसका उल्टा शो कर रहा हो, तो लाभ का विशेष योग होता है। तो यदि पूर्ण शरीर वाला चंद्रमा, यहाँ पे पूर्ण शरीर का मतलब है चंद्रमा की कांति, उसकी चमक जब ज्यादा होती है तो पूर्ण शरीर वाला, जैसे पूर्णिमा के दिन पूर्ण शरीर वाला। तो यदि पूर्ण शरीर वाला चंद्रमा लग्न में स्थित हो और उस लग्न से चंद्रमा को बृहस्पति या शुक्र देखते हो, तो कोई वस्तु की अथवा अभीष्ट वस्तु की तुरंत ही प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार लाभ स्थान में यदि कोई बलवान ग्रह स्थित हो, तो भी तुरंत ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। अब वो वस्तु खोई है तभी तो प्राप्ति होगी। तो चोरी में भी दो पक्ष होते हैं। भाई चोरी में पहला पक्ष तो चोर है, ये सोचता है कि चोरी में सफलता मिलेगी कि नहीं, और दूसरा पक्ष वो है जिसके यहाँ चोरी होती है, वो चोरीग्रस्त जातक है, वो भी सोचता है कि मेरी वापस चीज मिलेगी कि नहीं। तो चोरी में दो पक्ष हो गए। पहला पक्ष, चोरी के प्रश्न में दो पक्ष हो सकते हैं। प्रथम, चोर स्वयं प्रश्न करे कि मुझे चोरी में सफलता मिलेगी या नहीं, यह प्रथम पक्ष है। इसमें प्रश्न लग्न में क्रूर ग्रह की स्थिति चोरी, विवाद, चुनाव, शत्रुवध आदि में सफलता को करती है, लेकिन क्रूर ग्रह की दृष्टि मात्र से सफलता नहीं मिलती है। मतलब यहाँ पे एकदम अपोजिट हो रहा। चोरी के कार्य के लिए लग्न में पाप ग्रह, वो भी स्ट्रांग पाप ग्रह होना चाहिए, तभी चोरी संभव है। चोरी का काम भी तो टफ है, इसीलिए पाप ग्रह होगा तभी संभव है। गलत कार्य है तो पाप ग्रह होना चाहिए, और सिर्फ दृष्टि से नहीं, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए सिर्फ दृष्टि से काम नहीं चलेगा, वह स्वयं वहां बैठा होगा तभी संभव। अब दूसरा हिस्सा जो है, चोरीग्रस्त जातक। तो चोरी के प्रश्न का दूसरा पक्ष यह हो सकता है कि हमारी वस्तु चोरी हो गई है, उस प्रलस्त वस्तु की उपलब्धि होगी या नहीं। इसे ही प्रश्न विद्वानों ने नष्टोपलब्धि प्रश्न कहा है। नष्टोपलब्धि मतलब जो चीज नष्ट हो गई है, खो गई है, उसकी वापस उपलब्धि होगी कि नहीं, उसको नष्टोपलब्धि योग कहा गया। तो सामान्यतः प्रश्न लग्न में शुभ ग्रह की स्थिति या दृष्टि या क्रूर योग दृष्टि ना होना कोई वस्तु की प्राप्ति की सूचना। तो एकदम चोर वाले हिस्से से एकदम अपोजिट, नष्टोपलब्धि में लग्न में शुभ ग्रह होगा तो वापस मिल जाएगी चीज, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब नष्टोपलब्धि योग क्या होता है? लग्न में पूर्ण चंद्रमा स्थित हो या बलि चंद्र हो, लग्न पर गुरु या शुक्र की दृष्टि हो और पूर्ण चंद्र या मध्य बलि चंद्र वहां स्थित हो, तो भी कोई वस्तु का पुनः प्राप्त हो जाता है। या तो एकादश स्थान में शुभ ग्रह बलवान होकर स्थित, तो भी प्राप्त हो जाएगी। अब चंद्रमा की बली स्थितियां क्या क्या होती है, तो कब बली होता है? वृष राशि या कर्क राशि या अपनी होरा में, मतलब उच्च राशि, स्वराशि और होरा। रात्रिकाल, क्योंकि चंद्रमा उदित होता है रात में दिखलाई देता है, तो रात्रिकाल में सोमवार के दिन अपने नवांश या दीर्घ काल में हो तो भी बली होता है। दक्षिण क्रांति के दिनों में शुक्ल पंचमी से दसवीं तक मध्यम बलि,
शुक्ल एकादशी से कृष्ण पंचमी तक पूर्ण श्रेष्ठ बलि, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा दिखलाई देता है। और कृष्ण पक्ष षष्ठी से अमावस्या तक हीन होता है, बहुत ही कमजोर होता है, वीक होता है। शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो या सभी ग्रहों से दृष्ट हो, पूर्ण कला संपन्न चंद्र सर्वत्र शुभ बलि होता है, मतलब पूर्णिमा के दिन। उक्त स्थितियों में से 2-3 स्थितियां चंद्रमा पर घटती हों और वह लग्नस्थ हो तो तुरंत ही कोई वस्तु की उपलब्धि करा देता है। तो इन 3-4-7 स्थितियों में से अगर 2-3 भी पूरी करता है तो आप समझ लीजिए कि चंद्रमा आपकी वस्तु को वापस दिला देगा, क्योंकि यह नष्ट उपलब्धि योग को पूर्ण करता है। अब लग्नगत शुभ ग्रह विशेषता। भाई चंद्र तो शुभ है ही है, लेकिन अगर चंद्र नहीं है वहां पे लग्न में या फोर्थ हाउस में, तो बाकी के 2 ग्रह जो शुभ ग्रह हैं, 3 ग्रह गुरु, शुक्र और बुध, ये भी आपको वापस चीजें दिला सकते हैं। तो लग्नगत शुभ ग्रह विशेषता, गुरु या शुक्र या अकेला बुध या चंद्रमा, ये क्रमशः शीघ्रतर उपलब्धि कराते हैं। लग्नगत गुरु थोड़ी देर से, मतलब इसमें फायदा मिलता है लेकिन देरी होती है। शुक्र और भी जल्दी आपको रिटर्न दिला देता है। बुध बहुत ही जल्दी दिला देता है और चंद्रमा तो तुरंत आपको चीजें वापस दिला देता है। और ये सब लग्न में चल रहा है। दूसरा तरीका क्या है? या तो ये 11वें भाव में एकाधिक शुभ ग्रह हो, 11वें भाव में एक से ज्यादा शुभ ग्रह हो, अथवा अकेला बलवान शुभ ग्रह हो। कौन सा है? चंद्र। बलाबल का त्वरित निर्णय। अब तुरंत कैसे हम डिसाइड करें कि कौन ग्रह बली है या कमजोर है? तो उसके कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका, ग्रह अपनी स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण, स्वदेश कांड या मित्र के नवांश आदि में बली होता है, या तो उस पर शुभ दृष्टि या युक्त ग्रह बली होता है। तीसरा है, चंद्र व शुक्र सम राशि में व शेष विषम राशि में बली। तो इस प्रकार बली ग्रह को अनुमानतः 40% बल मिल जाता है। अगर ये 3 स्थितियां हो रही हैं तो 40% बल मिल गया। अब दिग्बल 20% ये देता है दिशा बल। तो बुध गुरु लग्न में, सूर्य बुध दशम में, शनि सप्तम में, शुक्र और चंद्र चतुर्थ में दिग्बली दिशा बली होते हैं। उत्तरायण में सूर्य व चंद्रमा को विशेष बल मिलता है। चमकीले बिंब वाले या वक्री ग्रह भी बली होते हैं। तो वक्री ग्रह को लोग गलत मानते हैं, पर यहाँ पे बहुत अच्छा माना गया है कि वक्री ग्रह बहुत बली हो जाते हैं। तो अगर जैसे बृहस्पति वक्री है, तो बृहस्पति क्योंकि हमेशा सर्वदा वो शुभ ग्रह होता है, तो वक्री बृहस्पति और भी ज्यादा बली हो जाएगा। चमकीले बिंब वाले ग्रह, तो वो है शुक्र ग्रह, बहुत चमकीला ग्रह है और वो हमेशा शुभ होता है। और अगर वो वक्री है तो वो और भी ज्यादा बली होता है। अब काल व चेष्टा बल, ये रिमेनिंग 40% बल दे देते हैं। काल मतलब समय और चेष्टा प्रयत्नपूर्वक। तो शुक्र, सूर्य, गुरु दिन में बली होते हैं क्योंकि ये शुभ हैं, और सूर्य दिन में ही उदित होता है, इसलिए ये दिन वाले हैं। दिन में काल बल मिलता है इनको। मंगल, शनि, चंद्रमा जो पाप ग्रह हैं वो रात में बली होते हैं, लेकिन उसमें चंद्रमा डिफरेंट है, क्योंकि चंद्रमा रात में उदित होता है, चंद्रमा रात में दिखाई देता है, इसलिए रात्रि में बली होता है। अब बुध सर्वदा काल बली होता है। कृष्ण पक्ष में पाप ग्रह व शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह बली होते हैं। सभी को पता है शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह बली होते हैं, और अपने अपने वर्गों में सभी ग्रह काल बली होते हैं। चेष्टा बल ग्रह युद्ध में विजेता ग्रह बनता है, क्योंकि वो अपनी चेष्टा से बली होता है। वक्री ग्रह है, चंद्रमा से समागम करने वाला ग्रह भी चेष्टा बली होता है, क्योंकि वो वक्री है, तो उसने मेहनत से बल प्राप्त किया। या चंद्रमा से समागम, चंद्रमा के साथ बैठने वाला भी अपने आप बली हो जाता है। निसर्ग बली, सामान्य, ये एक रूल है। निसर्ग बली, दास सबसे ज्यादा नीचे, शनि को दास कहते हैं, वो सबसे नीचे है, सबसे कम बली। और राजा सबसे ज्यादा बली होता है, इसलिए सूर्य यहाँ पे। उसके बाद रानी, तो सबसे ज्यादा बली सूर्य, उससे कम चंद्र मतलब रानी, उससे कम शुक्र, फिर बृहस्पति। अब शुक्र बृहस्पति में बृहस्पति पहले आना चाहिए क्योंकि बड़ा है, और ऐसा नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की दूरी बहुत है और शुक्र हमारे से पास है, इसलिए शुक्र, फिर गुरु,
गुरु के बाद बुध। बुध राजकुमार होने के बाद भी गुरु के बाद में आ रहा है, क्योंकि बुध की साइज बहुत ही कम है। गुरु दूर है पर वो इतना बड़ा है कि बुध से ज्यादा बली है। उसके बाद मंगल पाप ग्रह है, फिर सबसे कमजोर शनि है जो कि दास ग्रह है। तो इनको हम निसर्ग बलि कहते हैं। तो मित्रों, ये प्रश्न शास्त्र था। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।